अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीटीएम के दूसरे जलसे के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज सुबह सवेरे नून लीग के रहनुमा और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस ने उनके निजी होटल के कमरे से गिरफ्तार किया, जिसकी सबसे पहले खबर खुद मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में दी और कहा कि पुलिस ने होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। बाद में शाम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया, मगर तनाज़ा अभी तक बरकरार है। सवालात उठ रहे हैं कि किसके कहने पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, सुबह अमल में लाई गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो नून लीग के रहनुमाओं को कराची में मेज़बानी कर रही थी, उसने न सिर्फ इस गिरफ्तारी से लाताल्लुकी का इजहार किया बल्कि इस पर निदामत का भी इजहार किया और तहकीकात का भी ऐलान किया। साथ ही मरियम नवाज ने इस वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। जबकि इससे पहले नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल देते हुए दावा किया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस बात की तस्दीक की है कि गिरफ्तारी के लिए आईजी पर दबाव डाला गया, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो आईजी को उनके घर से सुबह 4 बजे अगवा कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने के लिए मजबूर किया गया। इल्जामात लग रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले का एक पस मंजर है। कल पीडीएम के जलसे से पहले मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार क़ाइद पर हाजिरी दी, जहां कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। इस मामले के बाद कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतहर्रिक हुए और उन्होंने मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की और सुबह 5:30 बजे तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने यह मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके 1 घंटे के बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो एफआईआर वकास नामी शख्स की तरफ से दर्ज कराई गई वो खुद तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की सरबराही में दर्ज कराई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली आदिल शेख ने सुबह 5:30 बजे इस एफआईआर की तस्दीक की और कहा कि घंटों की मेहनत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। 10 घंटे की मुसलसल गालिश के बाद इस वक्त सुबह के 5:38 हो रहे हैं। गुज़िश्ता शाम से हम यहाँ मौजूद हैं और ये एफआईआर नहीं कट पा रही थी और इस वक्त ये एफआईआर नंबर 591/2020। अब हम सिर्फ पुलिस से कहते हैं कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला जाए। वकास अहमद नामी शख्स की मुद्दत में दर्ज होने वाली एफआईआर में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नून लीग के लीडरान 200 लोगों के साथ कायद आज़म की कब्र पर पहुंचे, जहां कैप्टन सफदर कब्र के गिर्द लगे जंगले को फलांग कर अंदर आ गए। वकास नामी शख्स की एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कैप्टन सफदर को रोकने की कोशिश की, जिस पर कैप्टन सफदर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कत्ल की धमकी दी, इसलिए कैप्टन सफदर पर कायद आज़म की कब्र की बेहुरमती, वहां नारेबाजी, कत्ल की धमकी और हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन सफदर की नारेबाजी की फुटेज तो सामने आई, मगर किसी को कत्ल की धमकी के हवाले से अब तक कोई तफसीलात या फुटेज सामने नहीं आई। दूसरी तरफ वकास नामी शख्स की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई उस हवाले से भी एक तनाज़ा सामने आ रहा है। वकास नामी शख्स जिनकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली आदिल शेख के कोऑर्डिनेटर हैं और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो अली आदिल शेख के भांजे भी हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि अली आदिल शेख के रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटर वकास अहमद के अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो मफरूर भी हैं। इस पूरे मामले पर आज मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई उसके अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। साथ ही पुलिस की तरफ से भी ये तफसीलात सामने आई हैं कि वकास अहमद खान के खिलाफ थाना सुपर हाईवे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज है। वकास अहमद और दीगर के खिलाफ 25 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है। वकास अहमद मुकदमे में अदालत से मफरूर है। यानी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वकास अहमद मफरूर है, मगर पुलिस ने एक मफरूर शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज भी कर दिया और वो खुद तहरीक इंसाफ ने दर्ज कराया। सिर्फ यही नहीं, इस गिरफ्तारी के हवाले से सिंध पुलिस ने पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट किया, फिर वही ट्वीट दोबारा किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है और तहकीकात गैर जानिबदार होगी। जबकि सिंध पुलिस की तरफ से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने तहकीकात का भी ऐलान कर दिया है। लाताल्लुकी भी है, सब मामला हो रहा है। सिद्ध गनी साहब हमारे साथ मौजूद। सिद्ध गनी साहब बहुत शुक्रिया। पहले सिद्ध गनी साहब मैं दिखा दूँ मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। राना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया आप गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। सैयद गनी साहब, अब एक सवाल उठा दिया मरियम नवाज साहिबा ने
और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर रेंजर्स के हवाले से बात की कि किस तरीके से आईजी को मजबूर किया गया एफआईआर काटने के लिए, और फिर कहा गया कि कार्रवाई भी वही करें, और सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार किया गया कैप्टन सफदर को। और बाकायदा तौर पर होटल में जाकर, आपके मेहमान थे वो, आप लोगों ने इसके हवाले से माजरत भी की है। दूसरा, जुबैर साहब ने भी कहा कि खुद उन्हें चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जब आईजी ने मना किया तो उनको किस तरीके से मजबूर किया गया, किडनैप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एग्जैक्टली क्या वर्जन है सिंध हुकूमत का, क्या हुआ है ये? देखिए, एक तो मैं थोड़ा आपको वाज़ेह कर दूं कि जो ये ख्याल था कि शायद ये सिंध हुकूमत की ईमा पर या उनकी हिदायत पर हुआ है, कुछ मैंने कल रात हम काफ़ी लेट सोए थे जलसे के फारिग होने के बाद, तो सुबह मैं नॉर्मली तो बड़ा अर्ली उठ जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बजे में उठा, तो उस वक्त मुझे पता चला कि इस तरह की चीज़ें कोई मीडिया पे आ रही, तो कुछ मालूमात लेने की कोशिश की। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह थी कि ये जो भी कार्रवाई हुई है इसमें सिंध हुकूमत का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं था, ना हमने गिरफ्तारी के कोई अहकाम दिए थे और ना ही उनको गिरफ्तार करने से पहले हमें आगाह किया गया था। ये जो कुछ भी हुआ वो पुलिस ने खुद अपने तौर पर किया, और फिर बाद में जो एक चीज़ ये जुबैर साहब की तरफ से आई कि शायद उनकी बात कोई सीएम साहब से हुई और उनको सीएम साहब ने ये बताया कि इस तरह से हुआ है। लेकिन इसको सिर्फ यहाँ तक ना देखें, जो मज़ीद मालूमात मेरे पास हैं, मैंने कुछ तस्वीरें आपको भिजवाई आपके ऑफिस को, अगर आप वो देखें तो इसमें आपको पूरा एक कंस्पायरेसी नजर आती है जिसके पीछे पीटीआई का हाथ है। मतलब वो तस्वीरें आपने जो भिजवाई हैं जिसमें अली माजिद शेख साहब और दूसरे लोग मौजूद हैं, हमने देखी हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कह देता हूँ वो चला भी दें। और क्या आप जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उससे कॉन्स्पिरेसी कैसे इस्टेब्लिश होती है? मैंने वो देखी, मगर कॉन्स्पिरेसी कैसे इस्टेब्लिश होती है अगर वो लोग मौजूद हैं? तो मान भी लिया गया कि वो भतीजे हैं उनके और वो कोऑर्डिनेटर हैं उनके। मैं बताता हूँ आपको। पुलिस के मुताबिक कानूनी तौर पर वो एफआईआर नहीं बनती थी, तो पुलिस ने उनको मुस्तरद किया। उसके बाद कायदे आजम मज़ार की जो मैनेजमेंट बोर्ड है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उन्होंने दरख्वास्त दी, तो उनको पुलिस ने कानून के मुताबिक ये बताया कि ये एफआईआर जो दरख्वास्त है आप मजिस्ट्रेट के पास दें और वहाँ से कार्रवाई होगी। जब इन तीनों चीज़ों पर कुछ नहीं हुआ तो फिर एक और ये एफआईआर कटवाई गई कि एक इजलास हुआ है, अली माजिद शेख साहब ने किया है, ये आपको लोग काफ़ी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये उसी दिन की मीटिंग है और उस दिन इस मीटिंग में जो अफराद बैठे थे इनके जिम्मे ये काम लगाया गया कि ये मज़ार कायद जाएंगे जिस वक्त पीएमएलएन के ये जो वफ्द था, जो मरियम साहिबा आ रही थी, कैप्टन सफदर थे और जो कारकुनान अहदेदारान थे वो आ रहे हैं, तो वहाँ जाकर इन्होंने कोई झगड़ा करना है ताकि कोई इवेंट क्रिएट करें जिसकी बुना पर एफआईआर की कटवाई जा सके। और ये एफआईआर फिर बाद में कटवाई गई अली माजिद शेख साहब के भांजे की मुद्दत में, और इसमें जो 2 विटनेसेस हैं और वो दोनों विटनेस भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, जिस भुट्टी साहब हैं, कोई चीज़ है। तो ये बात अगर आप इसको कनेक्ट करें, जो पीटीआई के लीडर्स जब पहले थाने पे गए, जिस किस्म की एग्रेसिव टोन इनकी थी, जिस तरह से ये आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को थ्रेट भी कर रहे थे, और अली जैदी का इस एफआईआर के कटने से एक स्टेटमेंट है, मैंने टीवी पे देखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि सुबह होने से पहले ये एफआईआर जो है वो आईजी को काटनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे पीटीआई ने पूरी एक साजिश तैयार की और उस साजिश को तैयार करते हुए आगे बढ़े हैं और ये सारी सूरत उन्होंने पैदा की है। मगर सैयद साहब, आप पीटीआई पर सवाल उठा रहे हैं, मगर पीटीआई की अगर ये साजिश थी तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में तो इंतजामिया ने किरदार अदा किया, पुलिस ने किरदार अदा किया। और ये कैसे हो सकता है कि ये पर्चा भी हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी भी पुलिस ने की, उसके बाद सिंध पुलिस ने ट्वीट भी किया कि जी वो कानून के मुताबिक ये गिरफ्तारी की गई है, फिर ट्वीट डिलीट किया, फिर दोबारा ट्वीट किया, उसके बाद जो पुलिस के वकील थे उन्होंने कैप्टन सफदर की जो जमानत थी उसकी मुखालफत भी अदालत में की। ये पुलिस आपके मातहत है, ये सारे के सारे काम कैसे कर रही थी और तहरीक इंसाफ के साजिश में एक किरदार अदा कर रही थी? शायद कानून के मुताबिक बिल्कुल जो पुलिस है तो वो एक सूबाई हुकूमत के मातहत इदारा है और उनको सूबाई हुकूमत के मातहत ही काम करना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हुआ है आज सुबह से लेके अभी तक, उसमें सिंध हुकूमत ने ना कोई हिदायत दी और ना हमसे कोई हिदायत ली गई, और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी बड़ी एक जामे इंक्वायरी का फैसला किया है। इसकी तहकीकात हम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक शायद बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने आएंगी। मैं चूँकि इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि हतमी तौर पर कोई बात कह सकूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई ज़रूर हैं
जो नहीं होनी चाहिए थी। तो जो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा और जो मोहम्मद जुबैर ने चीफ मिनिस्टर को कोट करके कहा कि उन्होंने मुझे कॉल पे ये सारी की सारी बातें बताई हैं कि किडनैप किया गया आईजी को और किस तरह, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हुई हैं? आईजी साहब से बात हुई है चीफ मिनिस्टर की? देखिए, जुबैर साहब ने ये बात कही है कि उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है। मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि जुबैर साहब से सीएम साहब की कोई बात हुई और उन्होंने उनको क्या कहा या क्या नहीं कहा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पुलिस ने जो कुछ भी किया है, अगर सिंध हुकूमत से नहीं पूछा तो अपनी ईमा पर खुद से नहीं किया होगा, ज़रूर उनके ऊपर कोई दबाव होगा। उनके ऊपर कोई, और ये आईजी से बात हुई है चीफ मिनिस्टर की या आपकी कि आईजी बताएं कि भाई क्या हुआ है सारा का सारा मामला, ट्वीट होना, डिलीट होना, एफआईआर इतना सुबह होना, फिर 6:30 बजे गिरफ्तार हो जाना, आपकी मेहमान थी मरियम नवाज साहिबा, ये सारा कैसे हुआ है? देखें, बहैसियत सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के एक कारकुन होने के, सच्ची बात है मुझे तो शर्मिंदगी है कि एक हमारे पास मेहमान थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनकी मेहमान नवाजी करते, और हमारी हुकूमत में हमारी पुलिस ने उनको इस तरह से तकलीफ में डाला और जिस अंदाज में उनके कमरे में गए, उनको गिरफ्तार किया, उनके काबिल मजम्मत उनका रवैया था जो नहीं होना चाहिए था। और ये इत्मीनान की बात इसलिए है कि मरियम नवाज साहिबा ने कम अज़ कम इस बात को रियलाइज़ किया, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इसके पीछे नहीं है और ये एक साजिश थी पीडीएम की जमातों के दरमियान एक खलीज पैदा करने की, जिसमें बदकिस्मती से हमारी पुलिस इस्तेमाल हुई। वैसे मगर आपकी पुलिस पहली दफ़ा नहीं हुई है, अभी बिलाल फारूकी जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ केस हुआ, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर आप लोगों ने बाद में रिएक्ट किया और वो फिर अपने घर पर पहुंचे। ये क्या पुलिस आपकी खुद ही इस्तेमाल हो जाती है या फिर आप बतौर पीपल्स पार्टी एक डबल गेम कर रहे हैं जिसमें होता है कि आप लोग इस्तीफा भी नहीं देंगे, आप लोग चाहते हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन भी बढ़ाएं पीडीएम के प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो क्या ये है आप डबल गेम कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं चीज़ आपको हल्फन कह सकता हूँ कि ये डबल गेम की कोई बात नहीं है और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ देखें, अल्टीमेटली अगर आप सारा इसका तजिया करें, इसको एनालाइज करें ना, तो सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में सिंध हुकूमत है। और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं नहीं समझता कि हम अपने आप को इस किस्म की किसी ऑकवर्ड पोजीशन में लाने के लिए कोई खुद ऐसे जतन करेंगे कि हम इस तरह फंस जाएं किसी ऐसी सूरत हाल में जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और बातें ये हमारे जलसे में नहीं है, उनकी क़यादत यहाँ पर आई है और हमारी हुकूमत में उनके साथ ये ज्यादती हो जाए तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ये। तो ये जो आप डबल गेम की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और ना ऐसा है, ना ऐसा हो सकता है, ना हम ऐसा करेंगे। तो सही साहब, इससे मैसेज यही जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, उन्होंने जो बात की है आप लोगों से बात करके की होगी, जब आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने नहीं कहा कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया और आप लोग शर्मिंदा भी हैं कि 100% रिट नहीं है इस वक्त पुलिस के ऊपर, इदारों के ऊपर सिंध हुकूमत की, और जो वो इल्ज़ाम लगा रही हैं उसमें सच्चाई है। अगर आप रिट की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जिद्दोजहद पीडीएम कर रही है वो यही तो कर रही है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो आवाम का हक हाकिमियत है, वो किस तरह से मुकम्मल तौर पर बहाल हो। उसके अंदर चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं और पूरे मुल्क में अगर मीडिया भी उसका सामना कर रहा है, अदलिया भी उसका सामना कर रही है, सियासी जमातें भी उसका सामना कर रही हैं और इदारे भी कर रहे हैं, तो सूबा सिंध जो है वो किसी और जजीरे पे कायम नहीं है। हम भी शायद उसी दबाव का शिकार भी होंगे और शायद जो मुश्किलात औरों के लिए हमारे लिए भी होंगी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग के मोहम्मद जुबैर और तहरीक इंसाफ के अली जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, आप किस हद तक मुतमईन है? सिंध हुकूमत ने तो कह रही है और ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा ने भी नहीं इल्ज़ाम लगाया, आपकी बात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब से, पर्चा किया पुलिस ने, गिरफ्तारी की पुलिस ने, ट्वीट किया सिंध पुलिस ने, डिलीट कर दिया, दोबारा कर दिया। प्रोसिक्यूटर जो थे पुलिस के उन्होंने मुखालफत की कैप्टन सफदर की ज़मानत की। आप समझते हैं सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, कोई आप लोगों के साथ डबल गेम नहीं है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है। सिंध हुकूमत हैज़ कम वेरी क्लियर, इफ़ दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक देन व्हाट एल्स इट इज़। और जो हुकूमत वक्त है, जो सिंध की हुकूमत है, उसको पता ही नहीं पाकिस्तान की तारीख़, और पाकिस्तान की तारीख़ को इतनी ज़बरदस्त नहीं है पॉलिटिकल लिहाज से। उसके भी अगर आप कंपैरिजन करें, दिस स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। नाउ कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई बाहर की हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर फिर जुबैर साहब यानी कि someone has to own the responsibility। तो जिन पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर तकारीर की गई, इदारों के हवाले से बात की गई, तो ये वाज़ेह पैगाम नहीं है कि आपकी तकारीर से बैक फुट पर नहीं गए हैं इदारे, बल्कि फ्रंट फुट पर आए हैं इदारे, और आपके लिए पैगाम है कि आपको स्पेस नहीं दी जाएगी ये सब करने की और ये सब कहने की जो आप कह रहे हैं। तो फिर मिडिल ग्राउंड क्या है? आप यहाँ से हीट बढ़ा रहे हैं तो आगे से भी हीट बढ़ाई गई है, कम नहीं हुई है।
वो क्रिकेट में आप जब बैटिंग करने जाते हैं, आपने क्योंकि फ्रंट फुट और बैक फुट का जिक्र किया था, तो बैट्समैन हमेशा फ्रंट फुट पर नहीं खेलता, ना ही हमेशा बैक फुट पर खेलता है। जैसी गेंद होती है उसके हिसाब से स्पिनर या पेसमैन के हिसाब से ही आप फ्रंट फुट और बैक फुट बजाते हैं। अब ये तो आपका असेसमेंट है कि उन्होंने क्या कैसे सोचा है, क्या किया है। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, आपका असेसमेंट दुरुस्त हो कि उन्होंने ये बैक फुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर ही खेलने का किया है। लेकिन आप ये बताएं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। हम आइन में जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो पार्लियामेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा वो इदारा है, या एग्जेक्टिव है, या मिलिट्री है, या जुडिशरी है, हर एक का रोल डिफाइंड है ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि किसी इदारे ने तो नहीं डिफाइन करना अपने लिए कि हमने बैक फुट पर खेलना है या फ्रंट फुट पर खेलना है। ये तो बड़ा क्लियर है कि ये आइन के हिसाब से खेलना है सबको, उससे अब बाहर जाके तो नहीं खेलना। और अगर बाहर जाके चले, हमारी बात छोड़ दें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इज़ इट इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी इन्वेस्टिगेटेड? ये क्या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नाम क्रिएट किया है किसी लिहाज से भी कि जी आपने इस तरह से एक ऑपरेशन, और जबकि आपको कोई ख़तरा नहीं था। या तो एक होता है ना कि जी ECL पर डालें इनको और इनका पासपोर्ट ले लें कि पता नहीं भाग ना जाएं। अब एक होटल में वो ठहरे हुए हैं, अगर आपने पहली तो वो है कि वो जिस तरह से वो FIR कटाई गई और उसमें वो अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगवाया गया, वो PTI के एक रुकन के थ्रू लगवाया गया, वो तो एक अलग कहानी है। पर चले हो गया, तो वहाँ से आप वो कौन सा को भाग के चले जाते? मगर वहाँ तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं था, आप पूरे फ्लोर पर कब्जा कर लेते। देखिए, मैं जब हीट बढ़ाने की बात कर रहा हूँ वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं जाके मामले ने सेटल तो होना है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी हुआ है, क्योंकि अदरवाइज तो ये एक नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े तनाज़े की तरफ सिचुएशन जा रही है, जो ना पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, ना इदारे के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं गेम के रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, या फिर पूरी की पूरी गेम तो नहीं बदल जा सकती ना, रूल्स ही बदले जा सकते हैं। या फिर क्योंकि ये सिचुएशन जहाँ जा रही है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। ये क्या होगा, कोई डायलॉग होगा, क्या होगा? आप जिस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, गेम के रूल्स तो बदलने का तरीका एक ही है, और वो है पार्लियामेंट। और उसमें हर अमेंडमेंट हो सकती है, किसी का रोल रीडिफाइन हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा किसी को इख्तियार दिया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इस वक्त तो जो आइन है उसी के हिसाब से गेम खेली जाएगी ना। इसमें हमारी क्या गलत बात है? आप मुझे बता दें कि हम कोई चीज़ गलत कह रहे हैं कि आइन के हिसाब से सबको खेलना है। इसमें कोई ऐसी कोई हम गलत ना बात कर रहे हैं। और अगर गलत और सही की आइन के मुताबिक जो गलत और सही की डिबेट है उस पर नहीं क्वेश्चन कर रहा मैं आपको, बट एक कुछ सो कॉल्ड रेड लाइंस हैं जो कि शुमार की जाती हैं। जब नाम ले दिए जाए इदारों के सरबराह के तो वो क्रॉस होती हैं। जो आज कैप्टन सफदर के साथ हुआ वो और क्रॉस होती हैं। तो जब लाइंस क्रॉस होती रहती हैं तो लाजमी नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव निकलेगा, डिस्ट्रक्टिव भी निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं बैठ के कोई सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा ना, रूल्स ऑफ द गेम ही सेट करना पड़ेगा ताकि तबाही की तरफ मुल्क ना जाए। चले मान लेते हैं कि जी क्या हमारे आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा हो या कोई भी XYZ हो, तो उससे कैसे मैनेज करना है? वो क्या आइन में नहीं है? हमारी कानून की किताबों में नहीं लिखा हुआ? उसका तरीक़ेकार तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ जो आज सुबह हुआ है। हम हमेशा ये बताया करेंगे अपने फ्यूचर जनरेशन को कि जी आज से 20 साल पहले या 40 साल पहले ये गलत हुआ था। तो उसका फ़ायदा क्या आज हमें हो सकता है कि अगर हम ये बताएं कि ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ जो लगाया था वो गलत लगाया था? चले वो हिस्टोरिकल डिबेट लेकिन पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन को कोई फायदा नहीं होगा। मगर ज़ुबैर साहब, सारी गलतियां माजी बईद की नहीं है ना, कुछ माजी करीब की हैं जो गवर्नमेंट आपको ताने के तौर पर दे रही है कि ये आर्मी चीफ ने इतना बुरा किया था अगर 2018 के इलेक्शन में, तो इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था आपने? एक तो देखें, पहले तो मैं PMLN का ओवरऑल नैरेटिव बता दूं। देखें, PMLN एक अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो हमने उन गलतियों को ओन भी किया है। लेकिन आप शाहजेब ये भी एग्री करें कि इस मुल्क में अगर दस्तूर के हवाले से, आइन के हवाले से अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है आइन के हवाले से, तो वो भी सबसे ज़्यादा PMLN नहीं करते, उसके करीब कोई नहीं आता। तो जहां आप हमारी गलतियां पॉइंट आउट करते हैं वो बिल्कुल हम ओन भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो नहीं भी करनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल हम आपने जो रेफरेंस दिया जिसका कि मेरा ख्याल है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था,
वी शुड ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मतलब ये था कि उसके बाद जो मर्जी होता रहे। ये इसके लिए तो नहीं किया था ना। अगर हमने कोई एक फैसला गलत किया था, उस फैसले का मतलब ये है कि अब उनको हमने ये ब्लैंक चेक भी दे दिया और या किसी को भी ब्लैंक चेक दे दिया कि वो जो मर्जी करते फिरे। ये तो नहीं है मतलब कि आज स्ट्रिंग ऑपरेशन हो तो आप ये कहेंगे ये जो आपने जो एक्सटेंशन दी थी उसकी वजह से ये स्ट्रिंग ऑपरेशन जायज हो जाता है। इसका जायज मतलब तो फिर भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कानून मगर के हिसाब से एक सेकंड कानून देखे, एक सेकंड मगर तनकीद आप पे ये जरूर हो रही है कि ये रिलीफ लेने के लिए आपने किया था, वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी वजह से अब वो बोल रहे हैं। और आपके अपने भाई असद उमर साहब ने कहा कि एलची भी भेजा और 2 दफा मुलाकात हुई लूडो खेलने और वो सारी की सारी बातें। तो फिर ये तनकीद जरूर हो रही है कि एक्सटेंशन और ये सारी की सारी आपने भुला दी थी वो सारी बातें, मगर फिर जब नहीं हुआ और रिलीफ नहीं मिला तो फिर आप लोग बोलना आपने मेरा ख्याल है उसका प्रेफरेंस दे दिया असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और मैं जाहिर सी बात है हमारे लिए देखिए बात मसला यही होता है, हम जब बात करते तो वो कहते हैं कि आप इदारों को बीच में डिबेट में लेके आ रहे हैं और अननेसेसरीली प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखे ना, या तो असद उमर तो वहाँ मौजूद नहीं थे, मैं था, आर्मी चीफ थे और DG ISI थे, तो मैंने कुछ बोला और उन्होंने कुछ बोला, तो असद उमर को कैसे हकीकत पता है कि अंदर क्या बात हुई थी? सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि ही हैज बीन फेड सम इंफॉर्मेशन एंड ही विल बिलीव दैट वर्ड बट नॉट माय वर्ड। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैंने ये कहा और बिल्कुल बरमला मैं दोबारा कहूंगा, कोई भीख नहीं मांगी थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, रिपीटेडली ये कहा था उन्होंने। बिल्कुल असद ने जो ट्विस्ट किया उस बात को, DG ISI वाज परप्लेक्स्ड कि जी मैं फिर आया किस लिए हूं। उन्होंने ये थोड़ा कहा था कि जी आप फिर मांगना क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप क्यों आए हैं। तो मैंने कहा भाई मैं मिलने के लिए आया हूं, मैं मिल नहीं सकता। एंड दिस इज वेयर शाहजेब इज द डिफरेंस। वो जो कहते हैं ना कि आप दिन के उजाले में तो कहते हैं कि जी ये इदारे इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स में, और रात को जाके मिलते हैं। रात को अगर मिल के आप उनसे कोई बेनिफिट हासिल करें, कोई रिलीफ हासिल करें, आई सीरियसली कंसिडर कि दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग and that is now inviting the institution into meddling with the political affairs. But if you are meeting and you are not asking for any relief, तो फिर मुझे बता दे कि हमने क्या। और मैं तो बिल्कुल बरमला कहता हूँ, someone can prove me wrong तो someone can prove me wrong। और ना ही मैंने इस जो मीटिंग थी उसकी जो डिबेट को मैंने ओपन किया था, बल्कि ओपन भी वहाँ से होके आए। अब कल दोबारा अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शेख रशीद साहब भी बोलते हैं, कोई कहता है 36 साल से नहीं मैं मिला था। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ डिबेट इज दिस? मैं मिला था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर पूरा सच ISPR चीफ बताते कि जी मैं मिला था, मैंने बात की थी, बहुत सी चीज़ों पर बात हुई थी, लेकिन मैंने कोई रिलीफ नहीं मांगा था, वो पूरा सच होता, फिर आप ये कह सकते थे कि आप गए क्यों थे और क्यों नहीं गए थे। दैट वुड हैव स्टिल बीन मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नमेंट का मौका भी मालूम करेंगे। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सईद गनी साहब ने बड़े इल्जामात लगा दिए हैं कि तो पूरा प्लान करके ये किया गया और लोग भेजे गए थे ताकि झगड़ा हो। एक ब्रेक के बाद तरीके साहब के रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब जाहिर है कैप्टन सफदर ने गलत किया और जो कायद के मज़ार के रूल्स हैं उनको तोड़ा, उसके मुताबिक मुकदमा हो जाता। आप लोग कोशिश भी कर रहे थे, मगर इसमें ये जो एडिशनल है कि जी धमकी दी गई, जो कलीम आदिल शेख साहब के भांजे हैं उनको, जो कि खुद बाद में मफरूर निकले हैं, जिसकी वजह से कत्ल की धमकी का मुकदमा और ये सारे के सारे मामलात, और फिर उनको सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार करवाना, ये क्यों किया गया? जो मुद्दा था उसी पर क्यों नहीं रहे आप? मैंने जब ये देखा कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार के अंदर जाके उसकी बेहरमती कर रहे हैं, जंपे मार रहे हैं, कब्र के अंदर कूद गए हैं, और ऊपर से वो जो बाउंड्री लगी हुई है फेंस उसके अंदर, और नारेबाजी, ये दिस वाज नॉट अलाउड। ये कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तान में या मुल्क के बाहर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो मैंने इनको कहा कि सारे हमारे MPs पहुँच गए, उन्होंने थाना में FIR कटाने। जब FIR कटाने गए तो मैं खुद गया रात को वहाँ पे। उस वक्त तक SHO साहब रिपोर्ट ले चुके थे, कंप्लेन हमसे भी, हमारे MPA साहब से भी, राजा अजहर से, और जो बोर्ड है कायद-ए-आज़म के मज़ार का, उनकी भी कंप्लेन आ चुकी थी। जब ये नहीं काट रहे थे FIR, तो मैंने कहा कि अगर ये FIR नहीं काटते तो मैं IG पुलिस को, जो मेरा कानूनी हक है, मैं असेंबली में उनके खिलाफ करारदाद लाऊंगा, या मैं उनको समन करूंगा, पूछूंगा भाई आप क्यों नहीं काट रहे FIR इतनी बड़ी, क्योंकि उसका एक ऑर्डिनेंस है। वो FIR कट गई।
जब एफआईआर कट गई तो फिर मैंने कहा कि देखें अब एफआईआर कट गई तो अब एक्शन करें। आप एक गरीब आदमी को, एक रेडी वाले को, ठेले वाले को, बेचारे को साइकिल, उसकी तो आप एफआईआर के ऊपर इमीडिएट एक्शन होता है, लेकिन ये बड़ा अमीर आदमी होता है, इसकी एफआईआर पे एक्शन नहीं होता। उन्होंने जाके उसको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया उसके बाद उनकी बेल हो गई, जो कि उनका कानूनी हक है, जाके कोर्ट में बेल ले लें। जज साहब ने बेल दे दी, वो उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। अब ये किस तरह अरेस्ट हुए, सही हुए, गलत हुए, ये तो सिंध पुलिस है, वो तो उनकी पार्टनर है, पार्टनर्स इन क्राइम। क्या आपने क्या ताल्लुक है, क्या आपने या पीटीआई का या फेडरल गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? इल्जाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स ने मजबूर किया कि आपने डीजी रेंजर से भी बात की थी इस हवाले से कि एफआईआर नहीं हो रही है। मेरी कोई डीजी रेंजर से बात नहीं हुई, ना मुझे उनसे बात करने की जरूरत है। फिर मुझे ये बताइए कि मैंने तो डायरेक्ट आईजी सिंध को मुखातिब होकर कहा, जो कायद के मज़ार की आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, मगर इसमें जो ये है कि जी कत्ल की भी धमकी दी गई। पहली बात तो जो हलीम आदिल शेख साहब के भांजे हैं, मरियम नवाज साहिबा जा रही थी कायद के मज़ार पर, वो वहाँ पर उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर वो गए हैं, एक तो वो खुद मफरूर हैं और ये इस किस्म की एफआईआर उनकी तरफ से कराई गई। कैमरे में कहीं नहीं आया कि कैप्टन सफदर ने किसी को धमकी दी। जो नारे लगाए उस पर आपका दुरुस्त एतराज़ है, उनके खिलाफ मुकदमा होता। ये वाला मामला क्या हुआ? आप लोगों ने क्या प्लान किया था कि ये इस तरीके से वो क्यों गए थे वहाँ पर, जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं हलीम आदिल शेख साहब के? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं इस शख्स जिनका भी नाम है, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। अब हलीम आदिल शेख हमारे माशाल्लाह इतने एमपीएस हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे के कोऑर्डिनेटर्स को, मुझे सारों एमपीएस के नाम सारों के याद नहीं रहते, एमएनएस इतने सारे, उनके सारों के नाम कभी कभी याद नहीं रहते। सुबह तक आप कोशिश कर रहे थे, सुबह तक इन्हीं की मुद्दत में तो आप एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो क्योंकि हमारा राजा अजहर हमारा एमपीए है कराची से, और सबसे पहले दरख्वास्त उसने जमा कराई। उसने मुझे फ़ोन किया कि जी थाने में मैं हूँ, ये नहीं काट रहे। मैंने कहा मैं आता हूँ, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं काट रहे, मैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है थाने जाना। अब उन्होंने जिसके ऊपर भी एफआईआर काटी, अच्छा मुझे बताएं कि ये हाल है सिंध पुलिस का कि अगर वो मफरूर थे और एफआईआर काट रहे, उनको पकड़ा क्यों नहीं उस वक्त? वाई वॉज ही नॉट अरेस्टेड? उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो तो थाने में थे। अगर उनको वो मफरूर है तो मफरूर तो नहीं हुआ, वो तो थाने में बैठे हैं। नहीं, पर आजकल यही तो मैं अली साहब आजकल ऐसा हो रहा है कि जो मफरूर हैं या मतलूब हैं या उनके अपने ऊपर मुकदमात हैं, वो एफआईआर करा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम समेत दीगर के खिलाफ भी लाहौर में एक ने कराई, उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था, वो भी मुख्तलिफ मुकदमात उसके ऊपर भी निकले। आजकल ऐसी एफआईआर हो रही हैं, तो यहाँ पे भी पुलिस ने कर दी। इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये हुकूमत, ये पुलिस ने की या करवाई गई? नहीं, देखें मुझे नहीं पता कि, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब तक ये आया नहीं कि ये वकार या वकास या जो भी उनका नाम है, ये कौन है। वहाँ हलीम आदिल शेख भी थे, वहाँ राजा अजहर भी थे, वहाँ संजय भी थे, वहाँ पे अली जीजी जिनका इलाका है हमारे एमपी है वो भी थे, बहुत सारे एमपीएस थे। मगर आपको ये पता था कि सिर्फ कायदे आजम के साहब थे नहीं? मगर आपको ये पता था कि कायदे आजम के मज़ार की सिर्फ बेहुरमती की एफआईआर नहीं हो रही है, बल्कि कत्ल की धमकी की भी एफआईआर हो रही है? नहीं, मुझे इसका नहीं पता था जी। तो उसके ऊपर आप कह रहे थे कि जी ये जो एफआईआर हो गई है कायदे आज़म के मज़ार की, और सुबह सुबह जाके 6:30 बजे उसको अरेस्ट करो, जो आया हुआ है लाहौर से कैप्टन सफदर, आप उसके लिए कह रहे थे? मैंने तो सिर्फ ये कहा था, मैंने तो कोई 6:30 का टाइम नहीं लिया। मैंने ये कहा था कि आप पुलिस ने एफआईआर अगर जब कर दी तो मैंने कहा कि गुड जॉब, वेल डन। नाउ अब आपका ये जिम्मेदारी है कि आप जाके ये एफआईआर के ऊपर एक्शन भी लें। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, गरीब आदमी को तो 1 मिनट में उठाते हैं, तो इसको भी उठाएं जरा पावरफुल को, उसके बाद वो जाके बेल ले ली तो वो उसकी मर्जी है। नहीं, मगर मतलब मैंने तो ये नहीं कहा कि किस वक्त उठाएं, मैंने ये कहा कि सिंध से नहीं निकल सकता। अब एफआईआर उसके ऊपर है, अगर सिंध से निकल गया, कितना मशहूर आदमी जो कि जलसे के स्टेज के ऊपर, वो सर्कस के ऊपर जो भी कर रहा था, और वो अंदर जो ड्रामा कर रहा था मज़ार कायद के अंदर, पकड़े उसको जाके, वो छुपावत नहीं था। बल्कि मैं तो अभी भी आपके, मैं शायद एक सेकंड, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि 200 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, और 200 लोगों में और लोग भी थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा, उनको क्यों छोड़ दिया? ये पूरा ड्रामा आप चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को भी पकड़ा जाए इसमें? मैं चाहता हूं जो भी वहां था, अब वो वहां नहीं थी, ये रेहान, ये कौन सा निहाल हाशमी वहां नहीं था, फिर और मोहम्मद जुबैर नहीं था, किसी ने माफी मांगी? इतने लोगों ने जलसे के स्टेज पे तकरीरें की, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर लगे होते हैं, एक ट्वीट करके कि जी ये हमसे गलती हो गई, बात खत्म हो जाती है। ऑन दैट स्टैंडर्ड, सीना जोरी की बात नहीं होती। ऑन दैट स्टैंडर्ड तो फिर जब वजीर आजम इमरान खान माजी में गए थे मजार में और आपके कारकुनों ने वहां पर नारेबाजी की थी, कारकुनों समेत इमरान खान साहब के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए उसकी। देखिए, नंबर 1, जब इमरान खान साहब वहाँ गए थे तो किसी ने अंदर वो फेंस के अंदर कूद के नहीं किया था, और जो गए थे इमरान खान, कारकुनों ने की होगी। कारकुन तो अब वो मौलाना जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जिनका पता नहीं चलता,
उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मदीना में जी गो नवाज गो कर दिया इमरान खान को देख के लोगों ने, तो वो हम क्या कर, कोई लोग अगर कर रहे हैं। लेकिन ये तो चेयरमैन के मियाँ है और सो कॉल्ड लीडर है उनके मियाँ सारा वक्त साथ होते हैं और कप्तान रह चुके हैं आर्मी के, इनको उतनी अकल नहीं थी। नहीं तो आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि मरियम नवाज नहीं कराया होगा? इमरान खान ने वहाँ खड़े होकर तालियां बजाई थी, कारकुनों की फातिहा की, फातिहा करके चले गए। मरियम नवाज भी नहीं बजा रही थी, उनका जाती फेल भी हो सकता है। किसी ने गलत किया तो मैं तो अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और हम इशू पे बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बजरिया इश्तिहार तलबी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो गया है। हुकूमत ने 2 कौमी अखबारात में इश्तिहार शाया कर दिया है, जिसमें नवाज शरीफ को 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार रोजनामा जंग के लाहौर और लंदन एडिशंस और डॉन अखबार में शाया हुए हैं, जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतानवी अखबारात में इश्तिहार शाया करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वफाक की जानिब से कौमी अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराई गई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बरतानिया में गार्डियन और टेलीग्राफ सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, इन अखबारात में भी इश्तिहार शाया होता तो मुनासिब था। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर तो अमल दरामद हो गया है, ज़रूरी नहीं कि इश्तिहार हर उस अखबार में शाया कराएं जो वो बंदा पढ़ता हो। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सेक्रेटरी खारजा को हिदायत जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहार की नकूल बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवाई जाए। बरतानिया में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह और रिहायशी इलाके के नुमाया मकामात पर इश्तिहारात को चस्पा किया जाए और उनकी तलबी के ऐलानात कराए जाएं। जबकि आज जग और डॉन अखबार में शाया होने वाले इश्तिहारात में नवाज शरीफ से कहा गया है कि वो अपने खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सामना करने के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाए। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।